स्वागतम। देखिए, सोशल साइंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और सिलेक्शन लेना है, तो आपको 3 बेसिक चीज़ें अपनानी पड़ेंगी कि पहला कॉन्सेप्चुअल समझना अच्छे से टॉपिक को, फिर उसके बाद में उसका रिवीजन करना बहुत अच्छे से 1-2 बार और फिर तीसरा काम ज़रूर करना है कि प्रीवियस ईयर और ऑब्जेक्टिव्स उस टॉपिक के पर्टिकुलर निकालते हुए चलें। ये तीनों चीज़ें मैंने बताई थी। तो आज पहला तरीका हमारा कॉन्सेप्चुअल समझने के क्रम में टॉपिक को हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं और उसको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, खुद से भी पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, इस क्लास के बाद में आपको वो समझ आ जाएगा, ठीक है? तो हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं हम और हिस्ट्री के साथ-साथ फिर उसके बाद में पॉलिटी और ज्योग्राफी भी अलग से करेंगे। अलग से प्लेलिस्ट होगी, अलग से आपकी क्लासेस रहेंगी, सब कुछ ठीक से आप समझेंगे। क्रमबद्ध तरीके में सारी क्लासेस एक से बाद में एक क्रम से रहेंगी और कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी। फिर उसके बाद में रिवीजन आप करेंगे, कोशिश करेंगे कि रिवीजन भी करवाएँ और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। साथ के साथ टॉपिक वाइज़ चलते हुए चलेंगे। करना कैसे? जैसे मान लिया आज पाषाण काल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो पाषाण काल यहाँ से शुरू हो रहा है। पाषाण काल की पुरावस्था, मध्यावस्था और ये पाषाण काल की नई अवस्था, नवपाषाण काल। क्या है, कैसे है, ये हड्डी के उपकरण हैं, क्या है, किस तरीके से हड्डी की मूर्तियाँ बनी, हड्डी के उपकरण बने, सुइयाँ बनी, भेदनी, छेदनी बनी, पेबुल संस्कृति क्या होती है, पेबुल पत्थर क्या होता है। तो उसको ये चित्र जब आप देखेंगे तो इन चित्रों के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि किस-किस तरीके से पाषाण काल वाले लोग क्या-क्या यूज़ करते थे, कैसे वो भाला यूज़ करते थे, कैसे चकमक पत्थर यूज़ करते थे, कैसे वो ब्लेड्स बनाते थे, ठीक है? उससे समझ सकेंगे। भीमबेटका जैसी चित्रकारी से आप ये समझ सकेंगे कि ये लोग किस तरह के चित्र बनाते हैं। अब देखो, इसको ही देखने पे ये पता आपको चल जाएगा, मान लिया मैं पूछता हूँ कि भीमबेटका के लोग जो चित्र बनाते थे, उनका वो कैसे कलर्स का प्रयोग करते थे। तो इसको देखने पे आपको पता चल जाएगा, है ना? थोड़ा-सा आपको देखने पे ये पता चल जाएगा कि इनके चित्रों का जो विषय होता था, वो क्या होता था? किस लिए बनाते थे, क्या होता था? तो आपको बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे शुरुआत कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की। और देखो हिस्ट्री क्या है, कैसे पढ़नी है? अभी मैं यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये क्लास ले रहा हूँ बिल्कुल। और अगर आपको ये भी समझना है कि हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए, किस तरीके से उसे कैसे समझना चाहिए, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, हिस्ट्री की शुरुआत किसने की है, ठीक है? हिस्ट्री में क्या पुरालेख शास्त्र होता है, क्या न्यूमिस्मेटिक्स होता है, सिक्कों का अध्ययन क्या होता है, सिक्के कितने, सिक्कों का अहम रोल क्या है, कितने तरीके के सिक्के, मुद्राएँ भारत में चली हैं, कब-कब चली हैं? अगर इस तरह के कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आपको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको लानी है, तो उसके लिए क्योंकि यहाँ पर मैं ओरिएंटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास ले रहा हूँ पूरी-पूरी, अगर वो भी आपको समझना है, तो उसके लिए मैं कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अलग से, आप उसको समझ लीजिएगा, जिसमें कुछ फैक्ट्स आप कवर कर सकेंगे, जैसे कि हिस्ट्री की शुरुआत किसने की? चलो एक व्यक्ति था हेरोडोटस जिसने एक युद्ध का वर्णन किया पेलोपोनेसियस और उसमें उस युद्ध को इस तरीके से क्रम व्यवस्थित किया और एक पुस्तक लिखी। कौन-सी पुस्तक थी वो? हिस्टोरिका, जिसकी वजह से उन्हें किसका इतिहास का जनक कह दिया जाता है, ठीक है? भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा चालू की, वो किसी ऑर्थर स्मिथ ने, ठीक है? जिसने भारतीय इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके में लगा दिया। हम इतिहास का जो परीक्षण करते हैं, इतिहास पर जो रिसर्चेज़ करते हैं, इतिहास पर जो खोज करते हैं, उसके लिए एक पहले सबसे पहले एक सोसाइटी बन गई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है? विलियम जोन्स ने शुरुआत कर दी है उसकी। फिर 1784 की बात है, बहुत पुरानी बात है। 1861 में फिर से एक भारत का अपना एक पुरालेख विभाग बन गया है, एएसआई जिसको बोला गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी शुरुआत की है। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी शुरुआत की, इसके लिए काम किया, 1861 की बात है, तो वहाँ पर किस लिए किया कि जिससे हम पुरानी चीज़ें अगर कोई भी मिल रही है, 1857 1854 के आसपास की बात है, भारतीय रेलवे की लाइन के बिछने के दौरान वहाँ से हमें हड़प्पा की कुछ ईंटें मिली, कुछ पता चला, संस्कृति का चीज़ों का पता चल रहा है, लेकिन हम वहाँ पर रिसर्च नहीं कर पा रहे, उसको रिसर्च करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लग गया, 40-50 साल लग गए। अलेक्जेंडर कनिंघम जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, मैंने अभी बोला भारतीय पुरातत्व का जनक और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है और स्टूडेंट यहाँ पर आकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो भारतीय
पुरातत्व की अगर हम बात करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि एक विभाग बनवा रहे हैं और उसी विभाग के आधार पर पहले महानिदेशक वही बन रहे हैं, फिर आगे चल के कोई और आ जाएंगे, जॉन मार्शल आ जाएंगे 1920 के आसपास में, 1922 में, 1921 में, फिर रिसर्च चलेंगे, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, तो हमारी पहली सभ्यता उभर के आएगी, कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड ना होकर थोड़ा सा हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए जरूरी है, उनको मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी जो एग्जाम ओरिएंटेड है और क्लासेज हैं प्रॉपरली इसके लिए, तो जैसे अभी मैंने बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम बताया, और विलियम जोन्स आएंगे, जॉन मार्शल आएंगे, दयाराम साहनी आएंगे, वो सब हड़प्पा सभ्यता के दौरान हम उसको, जो अगली क्लास रहेंगी हड़प्पा सभ्यता आएगी जब, तो उसमें समझेंगे। तो कुछ चीजें आप वहां से देखेंगे, कुछ चीजें यहाँ पर मैं क्लासेज में लेके चल रहा हूँ, प्रॉपरली कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बस उसके लिए आपको ये करना है कि सारी क्लासेज मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दूंगा आपको। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप नोट्स बनाते हुए चले अपने, लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिएंगे तो आप एप्लीकेशन पर जाकर, सारथी द मेंटोर एप्लीकेशन पर जाकर आप वहाँ पर पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके एप्लीकेशन में रख सकते हैं, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, रिवाइज उससे बार बार कीजिएगा। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अपने नोट्स बनाते हुए चाहिए, अपने हाथ से जो आप लिखेंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे, वो आपके दिमाग में छपता हो चलेगा। रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए? तो रिवीजन आप ऐसा ना करें कि एक दिन का रिवीजन करके छोड़ दिया है, रिवीजन बार बार आपको करना पड़ेगा। हर हफ्ते आप पीछे की जितनी भी क्लासेज हुई हैं शुरू से और लास्ट तक, पहली क्लास से, आप सारी ही क्लासेज का रिवीजन कीजिए, और बहुत टाइम नहीं लगता है। जब हर हफ्ते हम या हर तीसरे चौथे दिन शुरू से रिवीजन करते हैं तो जल्दी 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 बहुत सारा हमारी आंखों में, हमारे मस्तिष्क पर वो चीज़ें छपती चली जाती हैं, ठीक है। अलग से मैं समझाऊंगा जी इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, हालांकि मैंने वो बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, टाइम 5-7 मिनट निकल गए हैं। तो देखो, हाँ, मैं थोड़ा सा ये रह गया था कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ही आप साथ में जुड़िएगा। अगर आपको क्लास लगता है कि आपके हिसाब से मैं कर सकता हूँ, आपको मुझ पर कॉन्फिडेंस आता है, तो तभी लाइक कीजिएगा, तभी साथ में जुड़िएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है ठीक, हम आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप जहाँ और कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ कि जो भी कहीं भी आप पेड क्लासेस कर रहे होंगे, मेरी फ्री क्लासेस पेड क्लासेस के कंपेयर में कम नहीं होंगी, ठीक है। मतलब ये समझिए कि मैं फ्री क्लासेस करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो ऐसा मत समझ लेना कि वो फ्री है मतलब वो पेड नहीं, वो पेड क्लासेज ही हैं, क्योंकि ऑनलाइन में यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए, अभी शुरुआत कर रहा हूँ। ऑफलाइन पढ़ाया मैंने, 13-14 साल पढ़ाया ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन में ये शुरुआत है आप लोगों के लिए, आपके टॉपिक्स की, आपके सब्जेक्ट्स की, आपके एग्जाम की। तो इसलिए मैं सभी क्लासेज आपको देना चाह रहा हूँ, आप समझ सकें कि क्या, कैसे कैसे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, शुरू करते हैं। तो देखो, प्राक अवस्था सबसे पहले होता है कि हिस्ट्री क्या है, मैंने वही बताया कि अगर आपको चीज़ें समझनी है तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक शब्द समझना है आपको, प्राक। प्राक, ये रेड कलर में दिख रहा होगा शायद, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं अगर नहीं दिख रहा होगा। एक अवस्था होती है प्राक। प्राक का मतलब होता है प्री, ध्यान से समझते रहना आप सारी चीजों को, प्री, ठीक है। और प्री का मतलब क्या होता है? शब्द से, शब्द को समझेंगे तभी आप उस चीज के बारे में जान सकेंगे। तो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिख दिया है प्री, ठीक है, दोनों चीजें एक ही हैं। और प्री का मतलब सभी को पता होगा कि प्री का मतलब क्या होता है, जो पहले हो चुका हो, है ना, पहले, जैसे आप प्रीपेड, यानी कि पहले ही आपने पे कर चुका हो, पहले ही पेमेंट कर चुके हो, तो प्रीपेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राक अवस्था है, तो प्राक अवस्था का मतलब क्या होता है? प्री, ठीक है। और प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पहले किससे? ऐतिहासिक चीजों से पहले, ठीक है। प्री हिस्ट्री, अगर मैं साथ में इसमें हिस्ट्री जोड़ दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हिस्ट्री से पहले, यानी कि हिस्ट्री, जब तक हम उसको पूरी तरीके से हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री से पहले पहले की बातें हैं। तो हम जब बात करते हैं पाषाण काल की, शुरुआत किसकी कर रहे हैं हम? पाषाण काल की, पहला टॉपिक हमारा। तो जब पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल है क्या? तो पाषाण काल या स्टोन एज, जो इंग्लिश वाले हैं स्टोन एज, पाषाण काल या स्टोन एज क्या है? पत्थरों का काल। और पत्थरों का काल, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। पत्थरों का काल, जब इंसान पत्थरों के बीच में रहा,
उसने पत्थरों का यूज किया। पत्थरों का यूज किसके लिए किया? रह रहा है तो पत्थरों के बीच में रह रहा है, गुफाओं के बीच में, अंदर जाके गुफाओं में। और औजार हथियार के रूप में यूज कर रहा है तो किसका यूज कर रहा है? पत्थरों का यूज कर रहा है। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? हिस्ट्री से पहले का समय है। इसकी खास बात क्या है? ना तो इसको लिखा गया, मतलब वहां पर कोई लिपि डेवलप नहीं थी उनकी अपनी लिखने के लिए, लेखन शैली नहीं है। और जब लिखा नहीं गया तो ना उसको फिर पढ़ा गया। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब जिसके बारे में, जिस टाइम के, भाई अभी से पहले का सारा ही समय क्या है? पास्ट है ना, भूतकाल है। उस पास्ट में जो जो हमारे लिए, हमारे वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए, समझने के लिए, वर्तमान कंडीशंस में क्या अच्छा है क्या बुरा है उनको जानने के लिए हम उस भूतकाल का अध्ययन करते हैं, पास्ट का अध्ययन करते हैं। उस पास्ट में जो पड़ाव हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं को क्या कहते हैं? हम उनको बोलते हैं इतिहास। लेकिन इतिहास से भी पहले का वो समय जिसके बारे में ना लिखा गया ना पढ़ा गया, हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के खोज के आधार पर ये निर्धारित कर देते हैं कि हाँ इंसान रहा है, ऐसे हुआ है, वो ये हुआ है, वो हुआ है। मतलब ऐसे समझें आप, जैसे कि हमने पाषाण काल में हम ये मानते हैं कि हाँ इंसान था, इंसान जरूर था। शुरुआत, पृथ्वी सूरज से अलग हो रही है, सूरज से अलग होने के बाद में गर्म है, अंदर से गर्म है और बाहर से धीरे धीरे ठंडी हो रही है। उस पर पृथ्वी क्योंकि रोटेट कर रही है, रेवोल्यूट कर रही है, घूम रही है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो ठंडी पड़ेगी, और ठंडी पड़ेगी तो बाहर से ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो धीरे धीरे क्या होंगे? उस पर स्थलाकृतियां बनेंगी, कहीं और उभार आ गए, पर्वत बन गए, पठार बन गए, ऐसी स्थलाकृतियां आ गई, कहीं पर गड्ढे बन गए, झीलें बन गई, महासागर, सागर बन गए, इस तरह की चीजें होंगी। उनमें पानी बढ़ जाएगा, पहले बादलों का जमाव होगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके पानी बना देंगे, पानी वहां पर जमा होगा। उस पानी में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाएगी? उससे नीली हरी शैवाल बनेगी, ग्रीन ब्लू एल्गी बनेगी। और धीरे धीरे उससे फिर पहले जूप्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन, पहले पौधे, उसके बाद समुद्री जीव छोटे छोटे। वो छोटे छोटे जीव थोड़े बड़े बड़े जीव बनेंगे, मछलियां बनेंगी। फिर धीरे धीरे जीवन समुद्र से बाहर आएगा। जीवन समुद्र से बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा? स्थल पर जाएगा। तो समुद्र और स्थल पर रहने वाले जीव बन जाएंगे, उभयचर बन जाएंगे, जिनको उभयचर बोलेंगे, जो दोनों में रह सकते हैं। धीरे धीरे पूरी तरीके से स्थल पर आने वाले जीव बन जाएंगे, पेड़ पौधे बनने लगेंगे। और फिर धीरे धीरे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, और उतार चढ़ाव में कभी पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, कभी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। जब पृथ्वी पर पूरी तरह से बर्फ जम जाएगी, वो चार समय आते हैं, उनको बोला जाता है हिमकाल। कंडीशन समझते रहे ना आप, उनको बोला जाता है हिमकाल, बर्फ वाला काल। वो चार हिमकाल हमारे यहाँ पर आए हैं, है ना। जैसे आप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरीके से मानते हैं। तो ऐसे मान ले बहुत बड़ा लंबा लंबा लाखों लाखों वर्ष का टाइम पीरियड, करोड़ों वर्ष का टाइम पीरियड। तो पहले पृथ्वी ठंडी हो रही है, फिर गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है। लास्ट वाली बार में जब पृथ्वी ठंडी होकर गर्म होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? इंसान अपना इंसानी रूप लेना चालू करता है। तो पहले इंसान चारों पैरों पर चलता है ना, मतलब दो हाथ दो पैरों पर चल रहा है। एक बंदर की खास प्रजाति एक ऐप है, उससे क्या कर रहा है? धीरे धीरे वो उभरना चालू कर रहा है, ऊपर उठना चालू कर रहा है। ठीक है, मस्तिष्क विकसित हो रहा है उसका। तो शुरुआत में वो झुककर चल रहा है, धीरे वो खड़ा हो रहा है, होमो इरेक्टस बन रहा है ना, होमो हैबिलिस बन रहा है, होमो सेपियंस बन रहा है, जिज्ञासु प्राणी बन रहा है, होमो सेपियंस सेपियंस बन रहा है। आज का जो मानव है होमो सेपियंस सेपियंस है। अब देखो, अगर इस चीज को भी समझना है, पृथ्वी का इतिहास समझना है, और उसके अलावा मानव का इतिहास समझना है कि मानव, बंदर से मानव कैसे बना, और सारे के सारे जो बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बन गए। तो इसको डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर फिर से मैं बोलूंगा एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको डिटेल में, हालांकि मैंने एक थीम आपको दे दी है क्या क्या हुआ होगा, उसको डिटेल में समझना है, उन टर्म्स को समझना है, कौन सा होमो हेमिलिस था, कौन सा होमो ऑस्ट्रेलिस था, ये समझना है। तो अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उन्हें देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल क्या है कि ये उस समय की बात है कि जब हम ये तो मान रहे हैं कि भाई हाँ हमें मानव की, इंसान की खोपड़ी मिल गई कहीं से, नर्मदा से, अभी आगे आ जाएगी, नर्मदा घाटी आएगी, वहां से हथनोरा एक जगह है, वहां से हमें इंसान की पहली खोपड़ी मिल रही है। अब जब सबसे पहले वाली अभी तक की,
तो हमें खोपड़ी मिली, एक कंकाल मिला, तो हमें ये तो निश्चित हो गया, उसका हमने कार्बन डेटिंग वगैरह वगैरह कराया, अभी बताऊंगा वो भी क्या होता है। तो हम ये तो निर्धारित हो गए कि हम श्योर हो गए कि हाँ भाई इंसान रहा होगा, क्या हो कैसे रहा होगा, उसने क्या पढ़ा होगा, क्या खाया होगा, क्या किया होगा, उसके बारे में फिर क्या लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो इंसान रहा होगा, और खोपड़ी से हमें पता चल रहा है। हमें दक्षिण भारत में एक पल्लवरम जगह है, यहाँ पर आ जाएगी पल्लवरम, तमिलनाडु में। वहां से एक व्यक्ति हैं रॉबर्ट्स ब्रूसफुट, उन्होंने क्या काम करा, एक खुदाई करवाई मिट्टी के जमाव से, और एक हाथ की कुल्हाड़ी मिलती है, पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है। उसको देखा कि ये सामान्य रूप से टूटा हुआ पत्थर नहीं है, इसको तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है, अभी चित्र दिखाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। तो उनको पता चला कि भाई ऊपर से इसलिए तोड़ा गया, एक बड़ा सा पत्थर है, उसको यहाँ से तोड़ दिया गया ऊपर से, और यहाँ से तोड़ने के बाद में इस तरीके से उसका डिजाइन निकल के आता है। तो उन्होंने सोचा कि ये भाई सामान्य चीज तो है नहीं, अपने आप टूटा हुआ नहीं है, इसको पकड़ने के लिए हैंडल बनाया है, और यहाँ पर इसमें धार लगाई गई है, यहाँ पर धार लगाई गई है, और इसी को उन्होंने नाम दिया हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, हस्त कुठाड़, हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ से पकड़ के और शिकार करने वाली। तो इन चीजों से जब हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये रही होगी, तो इसका मतलब इंसान शिकार भी करता होगा। तो इसका मतलब एक कहानी जोड़ी गई कि हाँ इंसान रहा, उसने शिकार किया, कैसे कैसे शिकार किया। हम फिर मिल जाएगा, हमें चित्र मिल जाएंगे भीमबेटका के, चारों तरफ से एक जानवर को घेरे हुए कुछ लोग, और कुछ बच्चे भाले के साथ में, पत्थर के साथ में। फिर हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये हथियारों का प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए, ठीक है। फिर हमें कुछ अनाज के दाने कहीं से मिल जाएंगे, धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि ये तो अनाज भी खाते थे, है ना। तो उन सब चीजों को जोड़ के हमने एक अनुमान लगाया, उस आधार पर जिस समय का निर्धारण हम करते हैं उसे बोलते हैं क्या, उसको हम इतिहास तो नहीं कह सकते, है ना, महत्वपूर्ण घटनाएं वो नहीं हो रही हैं, वो लाखों वर्ष का समय है, हजारों वर्ष का समय है। कोई महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है कि एक दो साल में होने वाली कोई घटना होगी महत्वपूर्ण घटना। जब ऐसा नहीं है तो हम उसे इतिहास तो नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे, उसे प्राक इतिहास करेंगे, कहेंगे प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले वाला समय। जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाएगा प्राक ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। संधि आपने हिंदी में समझी होंगी। तो कै का क्या बन जाता है, गे, कै का ई के साथ संबंध होकर गे बन जाएगा, है ना, प्राग ऐतिहासिक। ऐतिहासिक घटना है, मैंने आपको बता दिया। तो अभी जो समय है ये पाषाण काल वाला कौन सा समय है, प्राक ऐतिहासिक, इसको ध्यान रखेगा। एक दूसरा समय आता है दूसरा समय आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको बोलेंगे हम प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो, ठीक है। आद्य, हिंदी में आद्य, आद्य इतिहास, और इसी से बन जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है, एक हुआ इतिहास, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक हुआ इतिहास प्रॉपरली, कुछ घटनाओं के साथ में हम जिस चीज को देख रहे हैं वो क्या है, इतिहास। हाँ ऐसा घटा है निश्चित तौर पर, ये हुआ है निश्चित तौर पर, उसको हमने बोला इतिहास, ठीक है। हमने इतिहास के पहले के समय को बोल दिया प्राक इतिहास। तो अब ऐसा भी तो समय है जिसके बारे में हमें कुछ कुछ पता भी है और कुछ कुछ नहीं भी पता है। हमने, इंसान ने लिखना चालू कर दिया, लिपि आ गई, ठीक है। ब्राह्मी लिपि आ रही है, धीरे धीरे हमें पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि वैदिक काल की बहुत सारी चीजें थी जो मुंह जबानी वो लेके चल रहे थे, आगे जाके मौखिक रूप से लेके चल रहे थे, स्मृति के आधार पर, अपने बोली के आधार पर आगे जाके फिर धीरे धीरे उसको लिख दिया गया, ठीक है। अब उसमें कुछ चीजें हमें सही तरीके से नहीं डिसाइड कर पा रहे हम, तो हमने उसको नाम क्या दिया, आद्य इतिहास। हड़प्पा सभ्यता, हम पूरी तरीके से निश्चित हैं कि हाँ भारत में ये सभ्यता रही है, कहाँ पर रही है, कैसे लोग थे। हमने जमीन को खोदा, वहां से हमें पता चला अरे ये तो नगर था, बहुत बड़ा नगर है, ऐसा वेल प्लान सिटी है, किस तरीके से। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो कौन था, हमें ये नहीं पता है। यहाँ पर कौन लोग थे वो नहीं पता है। वहां पर हमें ज्वेलरी बनाने का, मन का बनाने का कारखाना मिल गया, हमें अनाज के दाने मिल गए, एक बड़ा सा बंदरगाह मिल गया, एक बड़ा सा अन्नागार मिल गया,
जहाँ पर कोल्ड स्टोर एक तरीके से, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें मिली। हमें वहाँ का पता चल रहा है कि हाँ भाई ये लोग किस तरीके से रहते थे, प्रॉपरली किस तरीके से रहते थे, वो हमें पता चल रहा है। लेकिन वो लोग कौन थे, क्या काम किया, हमें उसके बारे में नहीं पता चल रहा है। ठीक है? तब हमने उसको क्या बोला कि भई ये ना तो पूरी तरीके से इतिहास है, शुरुआत इतिहास की हो गई है, लेकिन इतिहास से पहले का टाइम भी नहीं मान सकते, क्योंकि इंसान रहा है और वेल प्लान तरीके से रहा है, सभ्यता के साथ में रहा है, वैदिक संस्कृति के साथ में रहा है और हड़प्पा सभ्यता के साथ में रहा है। तो इसका मतलब ये इतिहास में हम कंसीडर कर सकते हैं, और लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तब हमने इसको बोला आद्य इतिहास। मतलब आद्य का मतलब होता है आदि, और आदि का मतलब, आदि ऐसे नहीं कि आदि हूँ शराब पीने का, आदि का मतलब शुरुआती। यानी कि हम जिसको मानते हैं कि ये शुरुआती इतिहास है, यहाँ से शुरुआत तो हो गई है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई है, तो वो क्या है, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, तीन कंडीशंस हमारे यहाँ पर चलती हैं। इसमें लिखा गया, कुछ चीज़ों को लिखा गया है लेकिन उनके बारे में पढ़ा, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसके बारे में, प्राग इतिहास के बारे में ना लिखा गया ना पढ़ा गया, लेकिन आद्य इतिहास के बारे में लिखा गया है लेकिन पढ़ा पढ़ा नहीं गया उसको, क्योंकि उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा, किस तरीके से लिखा। कुछ चीज़ें जो लिखी गई वो बाद में लिखी गई और हमने उसे पढ़ भी लिया। कुछ चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो उसके उनकी लिपि कुछ अलग थी, बृहस्पतिंडियन, हमने उसको पढ़ नहीं पाए हैं। उन्होंने लिखा तो ज़रूर है, अलग-अलग तरीके के अक्षर बनाए हैं, हम पढ़ नहीं पाए, हमें समझ नहीं है अपनी। लेकिन हम वैदिक काल में उन्होंने जो लिखा, वैदिक काल के बाद में लिखा, है ना? उत्तर वैदिक काल के बाद में जाके वो लिख रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ पाए। फिर उनका परिवर्तित रूप लाए, अनुवादित रूप लाए, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से इतिहास में कंसीडर करें, ना करें, इस चीज़ के ऊपर बहस छिड़ी हुई है। तो फिलहाल प्रागैतिहासिक काल गया है, तो मैंने बता दिया। पाषाण काल वाली स्टेज, शुरुआती स्टेज, जब इंसान पत्थरों के बीच में रह रहा है, पत्थरों का यूज़ कर रहा है, हथियारों के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसके बारे में ना लिखा गया है, ना पढ़ा गया है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, पाषाण काल का प्रागैतिहासिक काल। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम क्या डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ऐसा-ऐसा हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्य किस तरीके से करते हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्य के लिए अलग से यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक एएसआई 1861 में बनता है भारत में रिसर्च के लिए, ठीक है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर रिसर्च के लिए 1861 में एक संस्था बनती है, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण, ठीक है? भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण। और किसने किया इसको? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे चल के वैसे ही आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, इनको बोला जाता है पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का, भारतीय भारतीय पुरा पुरातत्व का जनक। ये साथ में इसलिए लिख दिया, इसलिए बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पर दोनों में गलती हो जाती है। ये प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक है, वो भारतीय पुरातत्व का जनक है, ठीक है? दोनों में इसलिए अंतर ध्यान रखना है आपको। अब भारतीय पुरातत्व का जनक तो उनको कह रहे हैं क्योंकि वही शुरुआत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? धीरे-धीरे रिसर्च जो की जाती है वो कैसे की जाती है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस होता है कार्बन 14 C14 प्रोसेस। इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, डेटिंग प्रोसेस। कार्बन डेटिंग, जिन सभी चीज़ों में कार्बन मौजूद है, उस कार्बन के आधार पर हम उसका अर्ध आयुकाल निकालते हैं। उस अर्ध आयुकाल के आधार पर हम ये देख लेते हैं कि भई 5,500, लगभग 5,500 साल में जो भी कार्बन की स्थिति है वो अपनी आधी रह जाती है। इसको बोलते हैं हम क्या? अर्धायुकाल। उसके आधार पर हम ये देख लेते हैं कि भई कोई चीज़ कितनी पुरानी रही होगी, ठीक है? क्या होता है, कैसे होता है, अलग से मैंने समझाया हुआ है डिटेल में, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल जो-जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है, वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस C14 याद रखना है, एग्ज़ाम में आता है। तो उसके आधार पर हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि कितना पुराना रहा है, कैसे रहा है, वो चीज़। अब ये रॉबर्ट ब्रुसफुट को याद रखना है आपको। रॉबर्ट ब्रुसफुट कौन है? इनको प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व नहीं, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व। प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व मतलब प्राग इतिहास के बारे में जो सबसे पहली जानकारी देते हैं, वो कौन देते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो हुआ क्या है, ये बात है 1863 की। 1863 में तमिलनाडु में एक जगह है पल्लवरम, नाम याद रखना है जरूर, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो तमिलनाडु के पल्लवरम से 1863 की ये बात है। इन्होंने क्या किया था, लेटराइट मिट्टियां जो भी रही है, मिट्टी के जमाव से एक हस्त कुठाड़ की खोज की है, हैंड एक्स। हैंड एक्स, ठीक है, हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक है, कैसी कुल्हाड़ी? पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी। तो सबसे पहले क्या किया, ये है कौन? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक। ये क्यों लिखा हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहली बार भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातत्व खोज की, पुरातात्विक खोजों का शुरुआत करने का श्रेय जो दिया जाता है वो इन्हें दिया जाता है। कब किया था इन्होंने? तो 1863 की बात है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861, ध्यान रखना। क्या था वो? एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और इन्होंने 1863 में क्या कर दिया, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पल्लवरम से एक हाथ की कुल्हाड़ी हैंडेक्स खोजी। और उस पर जब रिसर्च की गई तो वो देखा गया कि वो तो बहुत ही पुरानी है, मतलब पूरा पाषाण काल की टाइम की है। ठीक है, तो इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब देखो पाषाण काल होता गया, तो शुरुआत हमारी यहाँ से होती है पाषाण काल की। पाषाण काल क्या है, कैसे है? तो आज पाषाण काल बता रहा हूँ, फिर मैं है क्या क्लास में मैं दिखा देता हूँ। ये पाषाण काल, पाषाण काल की भी पहली अवस्था, पुरापाषाण काल की ये 3 अवस्थाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। ये महत्वपूर्ण स्थल अलग अलग पुरापाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के, और यहाँ पर नवपाषाण काल के। और उसके बाद हम देखेंगे ये चित्र कुछ, जिससे समझ आएगा कि हाँ एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या। तो अभी तक फिलहाल हम कौन सी ये वाली क्लास करते हैं जिसमें पाषाण काल को समझेंगे, पुरापाषाण काल को समझेंगे। फिर उसकी अगली क्लास में हम इनसे संबंधित स्थलों को समझेंगे, वहां से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो पुरापाषाण, ये पाषाण काल का मतलब क्या है? पाषाण काल मतलब स्टोन एज, स्टोन एज, पत्थरों वाला काल। और ये जो पत्थरों वाला काल है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 3 हिस्सों का मतलब, जैसे हम इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो वैसे ही हम इस पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। किस आधार पर? ध्यान रखना, इसका आधार क्या है? जीवन शैली में बदलाव के आधार पर। जीवन शैली में बदलाव के आधार पर हम पाषाण काल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो 3 हिस्से कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मतलब इसमें इंसान की जीवन शैली कुछ और थी, जीवन जीने का तरीका कुछ और था। यहाँ पर जीवन जीने का तरीका कुछ और है, और यहाँ पर जीवन जीने का तरीका कुछ और है। तो ऐसा समझें कि शुरुआत में क्या है, एक हिमयुग हुआ था, मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हिमयुग समाप्त हो गया, पृथ्वी गर्म हो गई है। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है कि जीवन का स्थायित्व कहाँ पर था और कहाँ पर नहीं था, कहाँ पर कहाँ कहाँ रहा, सबसे पहली चीज ये देखें। तो लगभग शुरुआत से 50,000, सॉरी, 50,000 ईसा पूर्व वाले समय, ठीक है, फिर 40,000 ईसा पूर्व वाला समय, फिर 10,000 ईसा पूर्व वाला समय। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि ये जो समय है समझने के लिए लाखों वर्षों का समय है। ठीक है, हजारों, 50, 60, 70 हजार वर्षों का, लाखों वर्षों का ये समय है कि जब इंसान कैसा रहा। जब बंदर से, बंदर की एक खास प्रजाति से, बंदर से नहीं, ध्यान रखना, बंदर की एक खास प्रजाति, बंदर की प्रजातियों में बंदर आते हैं, वर्तमान में जो हम देखते हैं मंकी आते हैं, लंगूर आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, ये सब बंदर की प्रजातियां हैं। तो वैसे ही एक प्रजाति होती थी, ऐसी एक एप होती थी, उससे इंसानी रूप धारण करा उसने मस्तिष्क विकसित होने के साथ में। तो वहां पर उसका जीवन जब तक वो पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा है, तब तक कैसा रह रहा है वो? इधर उधर भटकता हुआ। शुरू में ही घर नहीं बना लेगा, शुरू में ही वो व्यवसाय व्यापार नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, अनाज नहीं उगाएगा। शुरुआत में क्या करेगा, वो इधर उधर भटकेगा। भाई इंसान की जो सबसे पहली बेसिक नीड है, हालांकि बेसिक नीड क्या कही जाती है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। रोटी मतलब खाना, कपड़ा मतलब पहनना, और मकान मतलब रहना। 3 बेसिक नीड वर्तमान की। शुरुआत में सोच के देखो, अभी के हिसाब से आप सोचो कि जो बंदर है, बंदर की वर्तमान में जो बंदर है,
उस बंदर की बेसिक नीड क्या होगी? बंदर को कभी कपड़े पहने हुए देखा है? नहीं देखा। बंदर को कभी घर बना के उसमें रहते हुए देखा है? नहीं देखा। एक कमरा बना के दे दोगे, नहीं रहेगा। बंदर क्या करेगा? बंदर इधर-उधर भटकता हुआ रहेगा। वो भटकता किस लिए, इधर-उधर घूमता किस लिए है? वो एक जंगल से दूसरे जंगल, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, उसको केवल एक ही टारगेट होता है, खाना। हमारी सबसे पहली बेसिक नीड है भोजन, ठीक है? तो सबसे पहली बेसिक नीड हमारी खाना, मतलब सबसे पहली बेसिक नीड क्या है? जीवन। जीवन को बनाए रखना। भई आपसे सब अगर बोला जाए कि आपके आपके पास में 4 चॉइस मैं दे रहा हूँ। पहली चॉइस है घर, दूसरी चॉइस है खाना, तीसरी चॉइस है कपड़ा और चौथी चॉइस है आपका जीवन। तो आप क्या चुनोगे? ज़िंदगी चुनोगे ना? भई ये सारी चीज़ें तो बाद में आएँगी, पहले तो ज़िंदगी आएगी। ज़िंदा रहेंगे तभी तो ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो इसका मतलब सबसे शुरुआती चीज़ क्या थी? केवल जीवन, जीवन को बचाए रखना, कैसे भी ज़िंदा रहना, जैसे आजकल के बंदर रहते हैं। उसके जीवन जीने के लिए क्या करेगा? सबसे पहली ज़रूरत आएगी खाना। खाना पेट में जाएगा तो ही इंसान ज़िंदा रहेगा, आज भी और तब भी ऐसे ही रहता होगा। खाना कहाँ से मिलेगा? इधर-उधर घूम के। इधर-उधर घूम के क्या 2 तरह का खाना मिलेगा। एक शाकाहारी चीज़ें मिलेंगी और एक मांसाहारी मिलेंगी। पेड़-पौधों से हमें क्या मिल जाएँगे? फल वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है? कुछ-कुछ मीठा अनाज मिल जाएगा प्राकृतिक रूप में उत्पन्न। और जो जंगल में जंगली जानवर छोटे हैं, तो वो मिल जाएँगे खाने को। तो उस समय जो इंसान रहा, वो इधर-उधर घूमता हुआ रहा, भटकता हुआ। तो उसका जीवन शैली कैसी थी? उसकी स्थायित्व नहीं था जीवन में। स्थायित्व का मतलब एक जगह टिकाऊ नहीं था, एक जगह रुका हुआ नहीं था। वो इधर-उधर भटकता था। इधर-उधर भटकता था किस लिए? घूमता रहता था, स्थायित्व नहीं था, घर बना के नहीं रहता था। किस लिए? केवल खाने के लिए। और खाने के लिए वो 2 चीज़ों पर निर्भर था, उसको जो भी मिल जाए, पेड़-पौधों से या फिर क्या जीव-जंतुओं से। तो पौधों से तो सीधा-सीधा तोड़ कर खा लेगा, लेकिन जीव-जंतुओं से क्या करेगा वो? शिकार करके खाएगा। खाद्य संग्राहक है, आखेटक है, ये सारी अवस्थाएँ पूछी जाती हैं। क्वेश्चन कैसे होता है? क्वेश्चन बाद में लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि खाद्य संग्राहक प्रागैतिहासिक काल की कौन-सी अवस्था को दर्शाता है? कौन-सी अवस्था? पुरापाषाण काल, ठीक है? तो इंसान की सबसे पहली ज़रूरत क्या है? खाद्य संग्रह, खाना इकट्ठा करना और जीवन बचाना। तो खाने इकट्ठा करने के लिए वो इधर-उधर भटक रहा है, पेड़-पौधों से खाना ले रहा है, साथ के साथ जीव-जंतुओं से खाना ले रहा है। इससे भी पहली चीज़ क्या थी? अपना जीवन बचाना। तो ऐसा भी तो होगा भई, शेर को सवा शेर भी तो मिलता है ना? चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, कुत्ते को शेर खा जाता है ना? तो खुद का जीवन भी तो बचाएगा। अब इंसान किसी जंगली जानवर को खाएगा, लेकिन उसको भी तो कोई खा जाएगा। तो दोनों चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? शिकार करना, ठीक है? तो उसने खुद का जीवन बचाने के लिए जो अपने से ताकतवर जानवर है, उसको मारना चालू किया, जो अपने से कमज़ोर जानवर है, उसको मार के खाना चालू किया। इसको शिकार करने को बोलते हैं आखेट करना। आखेट मतलब शिकार करना, एक ही बात होती है। और ये सब क्यों कर रहा है? खाद्य संग्रह करने के लिए और अपना जीवन बचाने के लिए। तो इंसान यहाँ पर कैसा है? खाद्य संग्राहक है, आखेटक है, शिकारी है और कैसा? घूमंतु है, जीवन में स्थायित्व उसका एक जगह नहीं है। रह कहाँ पर रहा है वो? गुफ़ा में चित्रकारी करता हुआ। मतलब रह कहाँ पर रहा है? जीवन में स्थायित्व नहीं है। वो कैसा निवास कर रहा है? यहाँ पर लिखना छूट गया है। शैलाश्रय, शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब है कि वो इसको नोट्स में लिख लेना, शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब है कि शैल मतलब चट्टानें। चट्टानें मतलब बड़े-बड़े पत्थर। उस समय पर जानवरों से छुपने के लिए आप क्या करोगे? गुफ़ाओं में छुप जाओगे, पत्थरों के बीच में छुप जाओगे। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, सब चीज़ों के लिए क्या करोगे? पत्थरों के बीच में छिपोगे। तो यहाँ पर वो शैल का आश्रय ले रहा है, चट्टानों का आश्रय ले रहा है और चट्टानों के बड़े-बड़े पत्थरों के बीच में रह रहा है किसी भी तरीके से। तो जिन चट्टानों के, जिन पत्थरों के, जिन गुफ़ाओं में रह रहा है, उन्हीं में क्या कर रहा है वो? चित्रकारी कर रहा है। इस चित्रकारी का उद्देश्य क्या है? जीवन को बचाना, अपना घर के रूप में उसका प्रयोग करना और तीसरी चीज़, इन सब चीज़ों को, चित्रकारी का उद्देश्य है अपनी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको समझाना, उसको पढ़ाना कि भई तुम्हें ऐसे-ऐसे करना है। तो जैसे हमने ग्रंथ सँजो के रखे हैं, जैसे हमने किताबें सँजो के रखी हैं, वैसे ही इन लोगों ने क्या किया? चित्रकारी करके, वही इनकी किताबें थी।
आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कि तुम्हें ये काम करने हैं, ठीक है। उसको अग्नि का ज्ञान तो है। अब ये क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ करने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। इंसान को अग्नि का ज्ञान तो हो गया है, क्यों, क्या, कैसे हुआ? तो ध्यान से समझो। ये वाली जो स्टेज है, इस वाली स्टेज को हम तीन हिस्सों में और डिवाइड करेंगे अभी, ठीक। वो औजारों के आधार पर, उपकरण के आधार पर। तो सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर एक ही चीज को माइंड में रखो, वो खाद्य संग्रह के भटका, इधर उधर भटकता हुआ है, और क्या करेगा, शिकार करेगा। शिकार किससे करेगा? हाथ से शिकार नहीं कर पाएगा, मुंह से शिकार डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। शिकार करने के लिए क्या चाहिए उसको? औजार चाहिए, हथियार चाहिए, उपकरण चाहिए। उपकरण क्या करेंगे? धातु की खोज हुई नहीं है, ना लोहा है, ना तांबा है, ना चांदी है, ना सोना है, कुछ नहीं है। केवल पत्थर, प्राकृतिक चीजें हैं केवल, जो ऊपर दिख रही हैं। ठीक है, अभी भी जो लोहा दिखता है वो प्राकृतिक नहीं होता, जो सोना दिखता है वो प्राकृतिक नहीं है, वो जमीन से निकाला हुआ है। तो उसको जो ऊपर दिख रहा है उसी को यूज कर रहा है, और ऊपर क्या दिख रहा है उसको? या तो पेड़ से मिले हुए लकड़ियां, डंडे बना के यूज कर लेगा, या फिर क्या करेगा, पत्थर यूज कर लेगा। डंडे से, लकड़ियों से शिकार होगा नहीं, तो शिकार किससे होगा? शिकार होगा पत्थरों से। पत्थर से हथियार बनाएगा। मैंने अभी बताया कि एक बड़े पत्थर को तोड़ के उसने छोटा एक कुल्हाड़ी बनाई। उस कुल्हाड़ी का क्या किया उसने? उस कुल्हाड़ी को जब यूज किया, तो जब पत्थर से पत्थर तोड़ेगा, तो वहां से क्या लगेगी? चिंगारी लगेगी। तो चिंगारी यहाँ पर शुरू में ही लग रही है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आग का आविष्कार यहाँ पर हो रहा है, नहीं, आग वहीं पर हो रही है। आग उसको मिल यहीं पर रही है, उसका ज्ञान हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये कोई चीज है। ऐसे करते हैं तो यहाँ से चिंगारी उठती है, और वहां सूखे पत्ते होते हैं तो उनमें आग लग जाती है। कई बार उसके साथ हादसा हुआ है। लेकिन उसका यूज क्या करना है वो नहीं आता उसको, परंतु यूज से, उसके प्रयोग से अभी अनभिज्ञ है। उससे वो डर जाता है, क्योंकि वहां पर आग लग जाती है तो जल जाता है, तो डर जाता है, तो उसका प्रयोग से अभी अनभिज्ञ है, ठीक है। तो ये कौन सा उसकी जीवन शैली है? पूरा पाषाण काल की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, या मेगालिथ। मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर। अब बड़े पत्थरों से वो आ जाता है छोटे पत्थरों में, माइक्रोलिथ या मीजोलिथ। मीजो मतलब मध्य, और माइक्रो मतलब छोटे। तो मीजोलिथ में ही, मध्य पाषाण काल में वो क्या कर रहा है? माइक्रोलिथ का यूज कर रहा है, छोटे पत्थरों का यूज कर रहा है, ठीक है। ये स्टेज है। हिमयुग समाप्त हो जाता है, पृथ्वी गर्म होने चालू होती है, धीरे 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 क्या होगा, वो चट्टानों से, गुफाओं से बाहर निकलना चालू होगा, और कहाँ पर चला जाएगा? जीवन पेड़ों से निकलकर मैदानों में आ जाएगा। भाई या तो बंदर अभी भी पेड़ों पर रहते हैं, या फिर गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है, बारिश वारिश आती है तो गायब, तो छिप जाते हैं इधर उधर। तो चट्टानों से, पेड़ों से उतर के कहाँ जाएगा? वो जमीन पर आ जाएगा, क्योंकि अब जमीन रहने लायक उसकी हो गई है मैदानों में। जमीन पर आएगा तो कहाँ आएगा? जहां पर उसको पानी मिलेगा। पानी कहाँ पर मिलेगा? नदियों के किनारे मिलेगा। तो पेड़ों से उतरकर नीचे मैदानों पर, और नदियों के किनारे, नदियों के किनारे ये इंसान आ जाएगा। अब देखो, पेड़, चट्टानों के बीच में रह रहा था, पेड़ों पर रह रहा था, वो अकेला, एक दो लोग रह सकते हैं। लेकिन जब खुले में आएगा, तो खुले में तो कोई भी जंगली जानवर को दूर से दिख जाएगा। तो बचाव के लिए क्या जरूरी है? बचाव के लिए दो चीजें जरूरी हैं। क्या करेगा वो? समूह बनाकर रहेगा, जिससे कि उस पर अकेले पर कोई अटैक ना कर सके। तो धीरे धीरे क्या बनाएगा? ग्रुपिंग करेगा, और धीरे धीरे भाई, ये मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं, तू, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, और ऐसे चार पांच परिवार साथ में मिलकर रहो, जिससे हम अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकें। मतलब उस समय पर ऐसे नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। तो धीरे 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 क्या करेगा वो? गुफाओं से, पेड़ों से उतरकर जमीन पर, प्लेन में आ जाएगा, मैदानों पर आ जाएगा, नदियों के किनारे आ जाएगा, और समूह बनाकर रहेगा, जिससे उसका जीवन सुरक्षित रह सके। साथ के साथ वो शिकार अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है शिकार करना छोड़ दिया है, शिकार अभी भी कर रहा है। लेकिन साथ के साथ यहाँ पशुपालन। तो पशुपालन किस समय की विशेषता है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोलिथ की, यानी कि मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक इरा की। ये पशुपालन, सबसे पहले कौन सा पशु पाला? कुत्ता। कुत्ते को ही क्यों पाला उसने सबसे पहले? तो ध्यान रखना है, कुत्ते की बड़ी विशेषता होती है दो, दोनों बड़ी विशेषता, तीन बड़ी विशेषता हालांकि बोली जाती है, तीसरी आजकल नहीं चल रही है। तो सबसे पहली चीज क्या है? कुत्ते की जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। दूर से ही सूंघ लेगा, बड़े तगड़े तरीके से, सभी को पता है इस चीज का। दूसरी चीज क्या? कुत्ते की एक दूसरी विशेषता होती है, हल्की सी भी आहट से वो एक साथ उठ जाएगा, ठीक है। हालांकि आजकल कुत्ते भी ढीठ होते हैं, सड़क से नहीं उठते, आप गाड़ी ले जाओगे नहीं उठेंगे,
ठीक है। तीसरी विशेषता होती है वफादारी, जो आजकल नहीं है। ठीक है। तो तीन विशेषताएं होती हैं कुत्ते की जो मानी जाती हैं। एक तो नींद, जगती हुई नींद में रहता है। दूसरा कौन सा, वफादारी। और तीसरी एक सबसे बड़ी विशेषता, सूंघना। तो इसने कुत्ता पालना चालू किया, कुत्ते को अपने साथी बनाया। एक तो वो वफादार रहेगा, दूसरी चीज क्या, वो अगर उसको रात में भी समूह बनाकर भी अगर इंसान रहेगा तो सोएगा तो, लेकिन अगर वो सो रहा है तो इंसान तो कुंभकर्ण है, वो तो सो के उठेगा नहीं। अगर हल्की सी भी आहट किसी किसी जंगली जानवर की हो रही है जो उस पर अटैक कर सकता है इंसान पर, तो कुत्ता क्या करेगा, उसकी आहट से और उसको सूंघकर जल्दी से भौंकना चालू कर देगा। जैसे अभी भी गली में या किसी का पालतू कुत्ता हो, वो उसके घर में भौंकना चालू कर देता है अगर चोर आ जाए तो यही कंडीशन तब रही। तो उसने कुत्ते को पालना चालू किया कब, मध्य पाषाण काल में, समूह बनाकर जब रह रहा है वो प्लेन में, तो अपनी सुरक्षा के लिए। साथ के साथ उसने हाथ से निर्मित मृदभांड बनाने चालू कर दिए। जब जमीन पर रह रहा है तो उसको कुछ भी चीज लाएगा तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, भाई प्लेन में रह रहा है, वो क्या करेगा, अब शिकार करके लाएगा और शिकार करके लाकर वो एक जगह रख लेगा। कि भाई अलग अलग बार बार जाना पड़ता है, ला के रख लो, उसे खत्म कर लो, निपटा लो, और फिर चले जाओ जंगल में घूमने, फिर शिकार करके लाओ, ला के रख लो। तो वो क्या करेगा, बेडोल बर्तन, यहाँ पर ध्यान रखना है, हस्त निर्मित, हाथ से बने हुए मृद भांड, मतलब मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। तो हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू करेगा, बेडोल बर्तन जैसे भी बन पाए। कैसे बनाएंगे, गलती से उससे पानी डला होगा, मिट्टी में पानी डला होगा, थोड़ी देर बाद उसने देखा ये तो कड़ा हो गया, बिल्कुल कैड़ी हो गई है मिट्टी, टूट नहीं रही है आसानी से। उसने क्या काम करा, जानबूझ के जैसे गांव में चूल्हे होते थे, गांव में मिट्टी की डलियां बनती थी, उस तरीके से उसने थाली टाइप की चीजें बना ली जिससे वो लाके सामान को अपना रख सके। तो वो चीजें बनानी चालू कर दी। धीरे धीरे उसने आग का प्रयोग करना चालू कर दिया। आग का प्रयोग करना कैसे चालू कर दिया, गलती से वो जो सामान लाया होगा, मांस लाया होगा या कुछ भी चीजें ऐसी लाया होगा, शिकार करके गलती से उससे जल गया होगा। जल गया होगा तो उसने सोचा इसको बेकार ही क्यों जाने दो। जैसे घर में अभी भी रहते हैं हमारी मम्मी जी वगैरह जो भी रहती हैं महिलाएं, वो क्या करती हैं, थोड़ा सा खाना बच भी है, चलो सुबह खा लेंगे, थोड़ा बहुत खराब भी हो रहा है, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, खा ही लेते हैं ना। तो ऐसा हो जाता है। तो उसने सोचा इसको बेकार ही क्यों जाने दो, बेकार हो रहा है तो इसको खा ही लो। तो जब जले हुए को खाया तो उसको और मजा आया, उसमें टेस्ट मिला उसको। गलती से अगर कहीं नमकीन पानी है तो उसको और मजा आ गया होगा। तो अब वो आग का धीरे धीरे प्रयोग करना चालू कर रहा है, अब जानबूझकर वो शिकार को पकाना चालू कर रहा है। ठीक है, समझ गए। अब धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पर जीवन शैली में बदलाव आप देख रहे होगे। जीवन स्थायी नहीं है, घुमंतु है, शिकार कर रहा है, आखेट कर रहा है, और क्या कर रहा है, आग के प्रयोग से अभी अभिन्न है। शैलाश्रय निवास कर रहा है, शैलों के गुफाओं के बीच में रह रहा है, चित्रकारी कर रहा है। धीरे धीरे मैदानों पर आ गया है, नदियों के किनारे आ गया है, समूह बनाकर रह रहा है, शिकार कर रहा है अभी भी, लेकिन उसने एक जानवर पाल लिया, कौन सा, कुत्ता। पहला पशुपालन वो यहाँ पर कर रहा है। उसके अलावा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर रहा है, और अग्नि का भी ये धीरे धीरे प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो धूप से बर्तन कड़े हुए, मतलब मिट्टी के बर्तन जो धूप से कड़े हो गए, सूख कर वो हो गए, लेकिन अब इसको लगा कि ये आग भी वही काम कर देती है, तो मिट्टी को आग से भी पकाया जा सकता है। अब वो मिट्टी को आग से पकाने लगा, लेकिन अभी सुडौल बर्तन नहीं आए, अच्छे अच्छे डिजाइनदार बर्तन नहीं आए। ठीक है, वो काम यहाँ पे चालू होगा। नवपाषाण काल, नियोलिथिक, नियो मतलब नया, स्थायी जीवन जीना चालू कर दिया है उसने। धीरे 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 अपनी घर बनाने चालू कर दिए। घर का मतलब है झोपड़ी। अगर आपको इस चीज को भी समझना है कि सबसे शुरुआती जीवन में किस तरीके से उसने पहले घर बनाने चालू करे, कैसे सबसे पहले गांव बने, और सबसे पहले बाजार कैसे बने, बस्तियां सबसे पहले ऐसी बनी, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल में समझ लेना। ठीक है। तो यहाँ पर स्थायी जीवन जीना चालू कर दिया है, छोटी छोटी झोपड़ियां बनानी चालू कर दी हैं, मिट पत्थर के ऊपर पत्थर रखे, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के दीवार बनानी चालू कर दी है। उन पत्थरों के बीच से वो देख लेता है कि हाँ दूसरी तरफ से जानवर आ रहा है, उसको देख लेता है, अंदर से वो आराम से देख के शिकार कर सकता है जानवर का, वो चीजें इसने चालू कर दी हैं। पोलिसदार उपकरण बनाने चालू कर दिए हैं। अभी तक जो उपकरण थे, उपकरण मतलब हथियार या किसी भी काम को करने के उपकरण, ठीक है, औजार, वो अभी वैसे ही बना रहा था पत्थरों से, लेकिन अब पॉलिशिंग करने लगा है, उनको घिसने लगा है, घिस के पॉलिश करने लगा है। ऐसा नहीं है जैसे जूते की पॉलिश होती है वो वाली नहीं, घिस के पॉलिश करने लगा है वो। ठीक,
मृद भांड बनाने चालू कर दिए हैं पक्के, और सुडोल मृद भांड, सुडोल छूट गया यहाँ पर, सुडोल, सुडोल और चमकीले मृद भांड बनाने चालू कर दिए हैं। उसने पहिया बना लिया, और यही पहिया क्या करेगा, पहिया, पहिए, क्योंकि अब वो जाएगा, जाके और धीरे 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 क्या करेगा वो, अपना सामान जो भी होगा, भाई उसको समझ में आया कि अगर मैं किसी चीज को खींचता हूँ या ले जाता हूँ तो मुझे बहुत वेट लगता है, परेशानी होती है। अब उसने क्या काम करा, उसको घर्षण का पता चला, है ना, ऐसे नहीं कि घर्षण फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसे नहीं, उसको समझ में आया कि अगर किसी चीज को लुढ़कती हुई ले जाए तो वो आसानी से जा सकती है। उसने पहिया बना लिया, पहिया बना लिया तो उसी पहिए पे उसको गोल गोल घुमाया, धुरा बनाया, उसी पहिए पे गोल गोल घुमाया, और बर्तन को गोल बनाना चालू कर दिया और पकाना चालू कर दिया। उससे जैसे आज हमारे बर्तन होते हैं, बर्तन होते हैं हमारे, कौन से, घड़ा होता है, घड़े बनते हैं, दिए बनते हैं, है ना, कुम्हार का चाक होता है, तो उस पहिए का कुम्हार के चाक की तरह उसने प्रयोग किया, कुम्हार के चाक की तरह प्रयोग किया, और कैसे बर्तन बनाए, उसने सुडोल बर्तन बनाए चालू कर दिए। अब जब ये सब काम चल ही रहा था तो धीरे धीरे उसको समझ में आया, भाई मैं जाता हूँ, शिकार करता हूँ, लाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, ये जो कुछ दाने हैं, मैंने एक बीज डाला है, उससे एक पौधा बना है, और उससे इतने सारे फल बन गए हैं। एक बीज गिर गया है मुझसे गलती से, उससे एक बीज से बहुत सारा अनाज बन गया है, तो मैं क्यों ना अपने एक ही जगह कर लूं, है ना। अब जब एक जगह उसको किया तो उसने बीज डालकर और फसल, शुरुआती फसल प्राकृतिक थी लेकिन बाद में जाके कृत्रिम रूप से उगानी चालू कर दी। तो धीरे धीरे उसने अपने आसपास ही खेती करनी चालू कर दी, जहां वो खेती करता वहीं पर घर बना लेता। तो इस तरीके से उसका स्थायी जीवन जीना चालू हो गया। तो स्थायी जीवन आने लगा है, कृषि करने लगा है, और यहाँ पर खेती करने के लिए उसने पहली धातु जमीन से निकाली, और वो कौन सी थी, तांबा, तांबे का यूज भी करने लगा। और इसी से हम ताम्र पाषाण काल में आते हैं। अ, ये क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे क्लासेस में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जीवन अलग था, यहाँ पर जीवन अलग है, और यहाँ पर जीवन अलग हो गया है। तीनों की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे होता है कि कृषि किस पाषाण काल का की अवस्था थी, तो कौन से की हो जाएगी, तो कृषि नव पाषाण काल की अवस्था है, ठीक है। तो जीवन शैली के बदलाव के आधार पर हमने पाषाण काल को, स्टोन एज को, तीन हिस्सों में बांट दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये जो पुरा पाषाण काल है, यहाँ पर एक बड़ी विशेषता निकल के आ रही है कि ये जो समय है लाखों वर्षों का समय है, हजारों वर्षों का समय है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर मेन चीज क्या है, शिकार, आखेट करना, खाद्य संग्रह करना, और कुल मिलाकर ये जो सारी चीजें होंगी किससे होंगी, हथियारों के बिहाफ पर, हथियारों के आधार पर। तो वो जो हथियार हैं, वो हथियार इस समय पर इंसान ने क्या करने चालू कर दिए, उन हथियारों में बदलाव। तो एक तो समय हो गया जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव। अब यहाँ पर जो आ रहे हैं वो हथियार आ रहे हैं। तो हमने इस पुरापाषाण काल को भी तीन हिस्सों में बांट दिया, तीन हिस्सों में। जो सबसे पहले हथियार बनाने चालू किए, जो बाद में हथियार बने, और जो सबसे बाद में हथियार बने, इसको हम बोल रहे हैं निम्न पुरापाषाण काल। इसको बोल रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल। देखो, मध्य पाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए बता रहा हूं। यहाँ पर जैसे ये है मध्य पाषाण काल, और यहाँ पर होगा मध्य पाषाण, नहीं होगा, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पाषाण तो है, लेकिन कौन सा, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल की मध्य वाली अवस्था। तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और ये उच्च पुरापाषाण काल या नव पुरापाषाण काल, ठीक है। तो उपकरणों के आधार पर हमने इस वाली चीज को भी तीन हिस्सों में बांट दिया, जो पहली वाली चीज है। और वो पहली वाली चीज, तीन हिस्से कौन से हैं, वो ये है। बस केवल इसको कर लेंगे आज, अगली क्लास में हम बाकी आगे का देखेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर रख लेते हैं, चलो। ये पुरापाषाण काल की तीन अवस्थाएं, जो पाषाण काल टोटल है उसका एक हिस्सा है पुरापाषाण काल। हमने इसको भी उपकरणों के आधार पर तीन हिस्सों में बांट दिया। निम्न पुरापाषाण काल, ये ध्यान रखना है, इसमें पुरापाषाण काल जरूर लगेगा। मध्य पुरापाषाण काल, अगर ये नहीं होता तो क्या हो जाता है, ये पाषाण काल की दूसरी वाली स्टेज होती। अभी किसकी है, पुरापाषाण काल की, और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो हथियार कैसे यूज कर रहा है,
अब हथियारों को समझ लेना। हथियार वो यूज कर रहा है शुरुआत में कैसे, जैसे उसको मिलेंगे नॉर्मली वैसे। भाई शिकार करना है, शुरुआत में सोचो ये जो समय है 50,000 ईस्वी पूर्व तक का समय, 40,000 ईस्वी पूर्व तक का समय, ठीक है, और 40,000 से 10,000 ईस्वी तक का समय, 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय, ठीक है। तो यहाँ से जो शुरुआती पहले जो लाखों वर्ष का समय उसने बिताया है, 50,000 ईस्वी पूर्व तक के समय में उसने क्या किया है, शुरुआत में ऐसा रहा होगा कि जो बड़े बड़े पत्थर थे उन पत्थरों को फेंक के उसने मार दिया, उन पत्थरों से कुटाई कुटी कर दी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आया भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब ये करना चाहिए कि जो एक बड़ा पत्थर है उसको तोड़ो, और तोड़ के कम से कम उसको इतना पकड़ने लायक हो जाओ कि वो 2-4 बार तो यूज हो ही सके, है ना। तो उसने क्या काम करा, इस पत्थर को तोड़ना चालू किया। इस पत्थर को, जो ये बड़ा पत्थर था, इसको बोला गया है पेबुल। और जब इससे कटाई छटाई होगी तो उसको बोलते हैं चॉपर चॉपिंग, काटने छांटने को बोलते हैं चॉपर चॉपिंग। तो यहाँ से ये जो टेक्नोलॉजी यूज करता था वो यूज कर रहा है चॉपर चॉपिंग पेपुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेपुल संस्कृति, क्वेश्चन होता है किस समय की विशेषता है, पुरा पाषाण काल की है, पुरापाषाण काल की है, पुरापाषाण में काल में भी किसकी है, मध्य उच्च की नहीं है, निम्न पुरापाषाण काल की अवस्था। यानी कि शुरुआती रूप में जो बड़ा पत्थर था उससे छोटा छोटा पत्थर बना दिया। तो सबसे पहले देखो मैं पत्थरों को ऐसे बताता हूँ आपको, ऐसे समझो, ये मानते हैं ये कोई एक गोल गोल बड़ा पत्थर होगा, उस बड़े पत्थर को यहाँ पे देखोगे ये कटिंग करके ऊपर से छटाई कर दी इसकी, अब ये ऊपर से आराम से पकड़ा जाएगा। एक ये पत्थर बना, इसमें कटिंग की गई है लेकिन पूरी तरीके से हो नहीं पाई है। यहाँ पर ध्यान से देखो इसकी कटिंग हो गई है, ये कटिंग हो गई है, एक गोल पत्थर रहा होगा, उस गोल पत्थर को बोलते हैं क्या, पेबुल। जैसे ये वाला पत्थर है पेबुल, बड़ा पत्थर होगा पेबुल। उस पेबुल पत्थर से ऐसे समझो कि कोई गोल गोल पत्थर है, बड़ा पत्थर, ठीक है, ये पेबुल पत्थर है, इसकी यहाँ से कटाई छटाई हुई। अब पहले शुरुआती रूप में तो इस वाले हिस्से को, इसको और इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको उसने फेंक दिया, ठीक है। उसको ये हैंडेक्स बन गया, उसकी हाथ की कुल्हाड़ी, ये यहाँ से पकड़ा और हाथ की कुल्हाड़ी बन गया, है ना, हाथ की कुल्हाड़ी। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ये जो फेंक रहा हूं मैं जिस चीज को, ये जो साइड वाली चीज फेंक रहा हूं, ये भी तो काम आ सकती है। और ये काम कैसे आ सकती है, ये इस तरह की चीजें हैं, ये साइड में काम आ सकती हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, इससे भाले बना सकते हैं। इससे उसने क्या करा, ये अलग अलग तरीके से पत्थर कटिंग करी, और इस पत्थर कटिंग करने से ये देखो उसका भाला तैयार हो गया, ऐसे करके। तो कुल मिलाकर पत्थरों की कटिंग से ये वाले जो पत्थर हैं ये ब्लेड पत्थर हैं, ठीक है। एक एक करके चीजों को समझना, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ रहेगी। पुरापाषाण की शुरुआती अवस्था में एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को साइड से काटा, यहाँ धार लगाई, ठीक है। ये जो पत्थर कटा हुआ है अलग, इसको अलग निकाला, और यहाँ पर आकर उसको समझ में आने लगा, यहाँ पर आकर समझ में आने लगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आकर समझने लगा कि जो मैं इस चीज को फेंक रहा हूं, वो इस चीज को मैं ऐसे करके ये जो बचा हुआ है इसको भी यूज कर सकता हूं। इसको बोला गया है फलक। फलक, फलक मतलब किनारा। तो इस चीज को भी उसने यूज करने लगा, तो इसको बोला हमने क्या, फलक संस्कृति। ये कौन सी है, चौपड़ चौपिंग पेबुल संस्कृति, बड़े बड़े पत्थर से। और ये कौन सी होगी फिर उसके बाद में, मध्य पुरापाषाण वाली फलक संस्कृति। अब उसने सोचा कि ये जो फलक है इसको मैं पहना सकता हूं, घिस सकता हूं, और ज्यादा घिसूंगा तो उस पर एक चमक आ जाएगी, जैसे ब्लेड होता है, धार बन जाएगी, आरी बन जाएगी। तो ये कौन सी है, फलक सल्क संस्कृति, यानी कि धारदार फलक एक ब्लेड का काम करेगा। फलक संस्कृति या चकमक उद्योग, चकमक उद्योग संस्कृति, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये उपकरण के आधार पर पुरापाषाण काल की तीन अवस्थाएं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल में शुरुआती रूप में उसने चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का यूज किया। यहां तक आते आते उसने फलक बना लिए साइड वाली चीज से, इंग्लिश में उसको फ्लेक बोलते हैं, और इस पे इसको कोर बोलते हैं, ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने। और तीसरी चीज उसने ब्लेड बनाने चालू कर दिए, उनको चमका के ब्लेड या फलक सल्क या चकमक चीजें बनानी चालू कर दी, या ब्लेड बनानी चालू कर दी। हिंदी इंग्लिश सब चीजों में लिख दिया है। हिंदी में भी ऐसे लिख के आ जाता है ब्लेड, तो ध्यान रखना है, ब्लेड ऐसे भी लिख के आ जाता है, ब्लेड, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए।
अब इसमें उसने जो मटेरियल यूज किया, पूछा जाता है वो क्या था, तो इसमें उसने क्वार्टजाइट पत्थर यूज किए। पत्थरों को आप ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे कौन कौन से पत्थर किस किस तरीके के होते हैं। तो क्वार्टजाइट पत्थर का यूज किया। इसमें उसने फलक बनाने के लिए जैस्पर चर्ट फ्लिंट का यूज किया, ठीक है। और इसमें उसने किसका यूज किया, उसने पत्थरों के साथ साथ, ध्यान रखना, पत्थरों के मतलब पत्थर का तो यूज कर ही कर रहा है, चकमक पत्थर का यूज कर रहा है, लेकिन उसमें साथ साथ हड्डियों का यूज किया। क्वेश्चन कैसे होता है कि इंसान ने पाषाण काल की किस अवस्था में हड्डियों के उपकरण बनाने चालू कर दिए, या हड्डियों के ब्लेड बनाने चालू कर दिए। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी पाषाण काल की, पुरापाषाण काल की उच्च पुरापाषाण काल अवस्था, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हड्डियों का यूज करना चालू कर दिया है और ब्लेड बनाने चालू कर दिए हैं। मैं एक बार चित्र दिखा दूंगा, समझ आ जाएगा। यहाँ पर दो तरह की ये संस्कृति हम देखने मिलती है डिटेल में। दो तरह की संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल में। एक तो चॉपर चॉपिंग पेबल, इसको स्पेशली कहाँ पर देखा गया है, सोहन। सोहन घाटी है कहाँ पर, पाकिस्तान में। क्वेश्चन ये भी होता है कि सोहन घाटी कहाँ पर है, जैसे बेलन घाटी कहाँ पर है, बोलन घाटी कहाँ पर है, सोहन घाटी कहाँ पर है, नर्मदा घाटी कहाँ पर है, ठीक है। तो सोहन घाटी में क्या चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति ये देखी गई। और भारत में, दक्षिण भारत में मद्रास संस्कृति के नाम से जानी जाती है, या एस्यूलोन संस्कृति के नाम से जानी जाती है, या हैंडेक्स संस्कृति के नाम से जानी जाती है। यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को काट छाट के कहाँ पर, ऊपर की तरफ पाकिस्तान में सोहन संस्कृति में, और नीचे की तरफ क्या बना लिया उसने, हैंडेक्स हाथ की कुल्हाड़ी बना ली है। कहाँ पर, मद्रास, पल्लवरम से हमें मिला है 1863 में, मैंने बताया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट अभी बताया था पहले, याद करो। तो वहां से हैंडेक्स हाथ की कुल्हाड़ी बना ली है, ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद है। उसके बाद में मध्यपुरा पाषाण काल में उसने जैस्पर फ्लिंट से क्या बनाया, खुर्चनी, फलक से, फलक से क्या बनाया उसने, खुर्चनी, भेदनी और छेदनी, है ना। यहाँ से वो जिन पत्थरों को यूज कर रहा है, अब इन पत्थरों को किसके यूज करेगा, जैसे आपने किसी कारपेंटर को, बढ़ई को देखा होगा, पुराने कारपेंटर को, तो वो ऐसे एक बर्मा या वर्मा कुछ होता था, उसको चलाता है ऐसे करके, है ना, दो रस्सियों के बीच बांध के, और उसी से लकड़ी में छेद हो जाता था। तो उसको बोलते हैं भेदनी। तो ये आगे से पत्थर को नुकीला करके या उसको क्या बना देता था, भेदनी। धीरे धीरे कपड़े बनाएगा, है ना, किस चीज के, खाल उतारेगा, जानवरों की चमड़ा यूज करेगा। तो खाल उतारने के लिए उसको क्या करेगा, छीलेगा, है ना। तो खुरचनी, खुरचेगा, भेदनी और छेदनी, छेद करने के लिए कहाँ पर यूज कर रहा है, मध्य पाषाण काल में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक पेपुल संस्कृति, चौपर चौपिंग पेपुल, है ना, कहाँ पर, सोहन घाटी, पाकिस्तान। मद्रास में उसी पेपुल की क्या बन गई है, हैंडेक्स संस्कृति बन गई है, एस्यूलोन संस्कृति बन गई है। उसके बाद जैसे ही टाइम बदलेगा, 10-20 हजार साल बाद, धीरे धीरे क्या होगा, उसको समझ आने लगा, फ्लेक यूज करने लगूं, फलक यूज करने लगूं। फलक का क्या करेगा, वो फलक को छेद छेद कर, घिस घिस कर क्या बना लेगा, या तो भेदनी बना लेगा, या छेदनी बना लेगा, या खुरचनी बना लेगा, ठीक है। धीरे धीरे हड्डी के यूज करने लगेगा उपकरण, और या फिर चकमक पत्थर यूज करने लगेगा, ब्लेड बनाकर यूज करने लगेगा। तो ब्लेड यूज करेगा, भेदक यूज करेगा, ठीक है। और यही जो समय है वो कौन सा है, होमोसेपियंस का समय। होमोसेपियंस मतलब क्रमिक जिज्ञासु, वर्तमान मानव। क्वेश्चन होता है कि होमोसेपियंस का उदय कब हुआ, कब हो रहा है, पाषाण काल की, पुरापाषाण काल की, नवपाषाण काल, नवपुरापाषाण काल वाली या उच्च पुरापाषाण काल वाली अवस्था में, ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो यहाँ पर उपकरणों के आधार पर उसके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, है ना। तो बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, फलक पत्थर, ब्लेड पत्थर, चमकीले पत्थर, भेदना, छेदना, काटना, पीटना, यहाँ पर क्या ब्लेड यूज करना, और यहाँ पर क्या बड़े पत्थरों का यूज करना। तो ये कौन सी अवस्थाएं हैं, पुरापाषाण काल की। अभी लास्ट करने ही जा रहा हूँ मैं, क्लास थोड़ी लंबी ही हो गई है। देखो, शॉर्टकट में आप चलेंगे तो मेरा मानना है कि नहीं चलो तो ज़्यादा बढ़िया है, अच्छे तरीके से समझो, जिस भी चीज़ को समझो तो समझेंगे। तो जैसे कि ये, इसको मैंने पहले बताया, यहाँ से कटिंग कर करके उसने कुछ बना लिया है। ये देखो, ये है फलक, ठीक है, कटा हुआ साइड का। ये यहाँ से काटा, मान लिया एक बड़े से पत्थर को, ये बन गया फलक, ठीक है। ये बन गया हैंडेक्स, ये वाले हैं हैंडेक्स। तो अलग अलग तरह के पत्थरों का यूज कर रहा है, ठीक है। अगर मान लिया, अब कहोगे कि इतने सारे पत्थरों का यूज क्यों कर रहा है, अलग अलग तरह के, भाई आज भी होती है,
अगर किसी को मारना है, हमें एक गोली चाहिए बंदूक की, लेकिन वो जो गन होती है, बंदूक होती है, एक तरह की होती है क्या? अलग-अलग जगह अलग-अलग तरह की यूज़ होती है। कहीं पर हम कौन-सी यूज़ करते हैं, पिस्टल यूज़ करते हैं, कहीं पर माउज़र यूज़ करते हैं, कहीं पर AK-47 यूज़ करते हैं, अलग-अलग तरह की बंदूकें हैं, कहीं पर दुनाली यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही अलग-अलग चीज़ों का यूज़ कर रहा है, अलग-अलग तरह के पत्थरों का। यहाँ पर ये पत्थर अभी जो हमने देखा, भेदनी, छेदनी, ये देखो किस तरीके से भेदनी, छेदनी बना रहा है। ये पत्थरों के बने हुए हैं, ये पत्थरों के बने हुए हैं। और ये वाले जो आप देख रहे हो, ये हड्डी के बने हुए हैं। हड्डी को आगे से नुकीला करके उसने सोचा कि पत्थर को बेकार में घिसता हूँ, हड्डी बनी बनाई है, उसको बस आगे से घिस लूँ, है ना? तो उसने क्या काम करा, हड्डी के इस तरीके से इनको आगे से घिस-घिस के नुकीला बना लिया, ये वाले। और हड्डी की सुइयाँ, चमड़े को बुनने के लिए हड्डियों की सुइयों का यूज़ करने लगा। ये हड्डियों की बनी हुई सुइयाँ हैं, हड्डियों के बने हुए उपकरण हैं। ये यहाँ पर उसने फ्लैट करके कुछ पात्र टाइप का बनाया हुआ है। तो इस तरह के वो पत्थर यूज़ करने लगा है, ठीक है? ये मैंने पहले दिखा दिए हैं किस तरह के पत्थर होते थे। ये ये है ब्लेड, पत्थर का ब्लेड। यही है चकमक उद्योग, घिस-घिस कर पॉलिशदार उपकरण बनाने। ये पॉलिशदार उपकरण है। इनमें से जो कटिंग एज है उसको निकाल कर ये भाला बना लेना, लकड़ी पर बाँध के एक भाला बना लेना। भई अगर कोई जानवर है, तो ज़रूरी थोड़ी है एक पत्थर मारा, पता चला आपके सामने शेर आ रहा है या कोई लोमड़ी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आपने उसको एक पत्थर मारा, पता चला वो गायब हो गया, साइड हुआ, चल आजा साइड हो गया और फिर वो आपकी तरफ आ गया, आपको खा गया। तो क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरा पत्थर यूज़ करना पड़ेगा, तीसरा यूज़ करना पड़ेगा। अब उसको समझ में आने लगा कम से कम एक हाथ में ऐसा हथियार हो कि मैं उसको अपने हाथ से ही, तो एक शस्त्र और एक अस्त्र दोनों का धीरे-धीरे वो यूज़ करने लगा है। समझ गए होंगे? तो ये उसके उपकरण हैं और ये भीमबेटका की गुफ़ा का चित्र है, सैलासरा निवास करते हुए। मैंने बताया था, यहाँ पर मुझे उतना पास से क्लियर नहीं होता है विज़न, दूर से देखेंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ-कुछ जानवर होंगे, थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है मुझे भी। ये यहाँ पर एक जानवर है, उसके ऊपर शायद ये आदमी बैठा हुआ है। यहाँ पर ये कोई शायद आदमी है। इसमें देख लेता हूँ, हाँ, ये आदमी है। यहाँ पर कोई एक ये है, इसके हाथ में भी कुछ हथियार है। यहाँ पर ये शायद तीर धनुष लिए हुए हैं। ये कुछ लोग यहाँ पर हैं और ये सब इसको घेरे हुए हैं और इसका शिकार करने वाले हैं। तो इसके शिकार के लिए अब ये सारा भीमबेटका के चित्र हैं, लाल और काले रंग से दीवारों के ऊपर, पत्थरों की दीवार नहीं, पत्थरों के ऊपर बनाए हुए ये चित्र, पत्थरों की दीवारों पर बनाए हुए चित्र, ठीक है? तो फिलहाल मैंने आज ये प्राक इतिहास की समझ बता दी है आपको, पाषाण काल बता दिया, पाषाण काल की 3 अवस्थाएँ, पुरापाषाण काल की भी 3 अवस्थाएँ बता दी हैं। आगे चल के हम इनसे संबंधित क्षेत्र, स्थान, उनसे मिली हुई चीज़ें, कहाँ क्या चीज़ें मिली, कब उसकी खोज हुई, किसने खोजा, क्या मिला, वो सब चीज़ों को हम अलग-अलग तीनों पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की तीनों चीज़ों को करेंगे, ठीक है? उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। पढ़ें तो कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ें और इतना अगर आपने क्लास ले ली है, क्लास अच्छी लगी हो तो साथ में आप जुड़ जाइएगा। और जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आपका किसी भी तरीके से सामाजिक विज्ञान में, चाहे तो वो टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो या फिर आपका सुपर टेट जूनियर दे रहे हो, ठीक है? तो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें ये सामाजिक विज्ञान, उनका मैंने बताया था कौन-कौन सा पैटर्न रहेगा। तो हिस्ट्री की क्लास अगर उन्हें करनी है, तो अगर अच्छी लगे तो ही आप किसी को बोलिएगा, किसी को जोड़िएगा, ठीक है? अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा और अगर देखी है, अच्छी लगी है तो साथ में अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाइएगा। पहले समझें, बीच-बीच में रिवीजन करते रहें। क्लास करने के बाद बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपके दिमाग से निकल जाएँगे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि फ्लिंट का यूज़ करता था, चेस्पर का यूज़ करता था कौन से समय में? अब आपको याद आएगा, चेस्पर नाम तो सुना था, कहाँ करा था, कैसे किया था? तो रिवीजन से क्लियर होगा। रिवीजन ज़रूर कीजिए, ऑब्जेक्टिव इसके बाद में निकाल लेंगे। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं और जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा और डिटेल में करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।